नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे एक नई सीरीज। एंड द आइडिया ऑफ दिस सीरीज इज अगेन pretty similar to what we had when we were discussing modern India's history. And the idea is that history is about highlighting the elements of change. And what are these elements? These could be social factors, these could be economic factors, these could be political factors, technological factors, environmental factors, थॉट लेवल फैक्टर्स, वैचारिक परिवर्तन है ना, थॉट में बदलाव आने लगता है। ये सारे फैक्टर्स मिलके चेंज लाते हैं, राइट। एंड ईच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू द जनरेशन ऑफ अदर फैक्टर्स। मतलब इकोनॉमिक रीजंस के कारण कुछ सोशल चेंजेस होंगे, रिलीजियस रीजन के कारण कुछ सोशल चेंजेस होंगे, सोशल रीजंस के कारण कुछ इकोनॉमिक चेंजेस होंगे, टेक्नोलॉजिकल रीजंस के कारण कुछ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस होंगे। तो इस तरीके से ये चेंजेस आपस में एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और जनरेट करते रहते हैं। एंड देयरफॉर अगर हम इन चेंजेस को समझ जाए, अगर हम इन इंटरैक्शंस को, हिस्ट्री को एक बैलेंस तरीके से पढ़ के समझ जाए, तो हमें आज के इंटरैक्शंस, मतलब आज की दुनिया में काम कैसे चलता है, वो भी समझ में आने लगेगा। दैट्स नंबर वन। तो पहला तो हो गया कि फैक्टर्स को समझना है। दूसरा ये है कि आज हम एक ट्रूली ग्लोबल वर्ल्ड, मतलब अ वर्ल्ड दैट इज सुपर कनेक्टेड, वहां पर रह रहे हैं। मत कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जब ब्लैक डेथ, जो ब्यूबॉनिक प्लेग होता है, जब वो फैलना शुरू हुआ था यूरोप में ही, तो उसे फैलने में लगभग, मतलब अलग अलग जगह पर फैल के जो महामारी थी उसे फैलने में करीब करीब ऑलमोस्ट 50 to 100 ईयर्स लग गए। क्यों? क्योंकि लोगों का कनेक्टिविटी इतना हाई नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम थे वो इतने डेवलप्ड नहीं थे। अब आप देखिए, इन द केस ऑफ कोरोना वायरस, विद इन अ वीकेंड द वायरस स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, एक वीकेंड में। क्यों? क्योंकि इतनी सारी फ्लाइट्स इधर से उधर उड़ के जा रही हैं, इतने सारे लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि नाउ द वैल्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कुछ ग्लोबल हो रहा है उसका कोई ना कोई एक लोकल इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो फिर से बात करते हैं, पहला फैक्टर था कि हमें अलग अलग फैक्टर समझने हैं और उनमें बैलेंस रखना है। और दूसरा ये कि नाउ ग्लोबल एंड लोकल आर वेरी इंटरट्वाइंड, और ग्लोबल का बहुत लोकल इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा, और किस तरीके से ये इंपैक्ट होगा ये समझने के लिए एक हिस्ट्री हमको एक ऐसा मीडियम है जिससे हम वो समझ डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एंशिएंट वर्ल्ड से, और एंशिएंट वर्ल्ड से कहने का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, विच इज 10,000 BC, है ना, 10,000 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 10,000 साल पूर्व, द ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड ट्रांजिशनिंग फ्रॉम हंटर गैदरर टू एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, है ना। मतलब क्या हुआ, हंटर गैदरर से एग्रीकल्चर सोसाइटी का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पहले जब आप हंटर गैदरर थे तो वन, यू वर कॉन्स्टेंटली मूविंग विद द फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, आप सेटल होते नहीं थे, तो आप जितना खाना कलेक्ट करते थे वो उतना ही करते थे जितना आपको खाने की जरूरत थी, और देयर वॉज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस। आप बाकी बचा खाना या तो फेंक देते थे या जितना कंज्यूम करना था उतना लेकर बस आगे बढ़ जाते थे। When the human being settled into agricultural society, अब वहां पर क्या हुआ कि सरप्लस का एक कॉन्सेप्ट आने लग गया। तो ये सरप्लस के कॉन्सेप्ट ने ही सारे फिर डिविजन्स को आगे जाके जन्म दिया, क्योंकि द क्वेश्चन केम कि यार ये सरप्लस पे अधिकार किसका होगा।
सबने अपना अपना तो ले लिया, सबको सबने खा भी लिया, उसमें से कंज्यूम भी कर लिया, बट जो बचा है वो तो फायदेमंद है ना, उसका तो बहुत फायदा है, उसको आप किसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, उसको आप किसी को दे सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पे किसका अधिकार होगा? ये कॉन्सेप्ट स्टार्टेड डिसाइडिंग द सोशल डिविजन्स ऑन दैट, बेस्ड ऑन दैट सरप्लस। तो सरप्लस को अगर आप एक इकोनॉमिक फैक्टर देखते हैं, तो जो सोशल डिविजन्स हुए हर टाइम पे हिस्ट्री में, पहले जैसे इंडिया में आप देखेंगे तो जो क्षत्रिय हुए वो हुए कि हम रक्षा करेंगे, जो विलेज है उसकी रक्षा करेंगे, या सेटलमेंट है उसकी रक्षा करेंगे, तो सरप्लस पे हमारा अधिकार है, इसलिए हमारा अधिकार है। जो पुरोहित वर्ग हुआ, उन्होंने कहा हम पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, देवताओं को खुश करेंगे, तो इसलिए सरप्लस पे कुछ हमारा भी अधिकार है। तो आप देख रहे हैं कैसे ये डिविजन्स बनने शुरू हो गए। ये जस्ट एक एग्जांपल है। वैसे ही आप फ्यूडलिज्म जब हम आगे पढ़ेंगे तो भी देखेंगे कि ये सरप्लस के कारण ही ये सब डिविजन होते गए। तो एज ह्यूमन बीइंग सेटल्ड इनटू सोसाइटीज, टू थिंग्स हैपेंड। वन, ये इकोनॉमिक चेंज आया जिसके कारण सोशल चेंजेस भी आने लग गए। तो उसके बाद क्या हुआ? तो ये तो हुआ हमारा न्यूलिथिक एज, नव पाषाण काल, अराउंड 12,000 ईयर्स अगो ये ट्रांजिशन हुआ। फिर आया ब्रॉन्ज की डिस्कवरी। जैसे ही ब्रॉन्ज डिस्कवर हुआ तो अब ये जो छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी ये भी अब डेवलप होने लग गई, और आगे चल के ब्रास की डिस्कवरी हुई। और ब्रास जो था वो ब्रॉन्ज की कंपैरिजन में ज्यादा ठोस, जिसे कहते हैं सॉलिड था, है ना, ज्यादा मजबूत था। और इसलिए अब क्या हुआ, ये जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे, दे स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू सिटी स्टेट्स, राइट। नगर राज्य जिसे कहते हैं, कि छोटे छोटे सिटीज हैं बट दे आर बिहेविंग लाइक स्मॉल स्टेट्स। और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स है जैसे नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में आप इजिप्ट की जो सभ्यता है ना, फिर दजला फुरात घाटी में मेसोपोटामिया, इन हमारे यहां पर मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी, साउथ अमेरिकाज में माया सिविलाइजेशन, है ना। ये सारे अब छोटे, लाइक ये मतलब क्या हुआ कि सिटी स्टेट्स अब सिविलाइजेशंस की तरफ बढ़ने लग गए, है ना। यू स्टार्टेड बिकमिंग अ सिविलाइज्ड इकोनॉमी। क्यों? और इसका मेन रीजन क्या था? क्योंकि ब्रॉन्ज और ब्रास की डिस्कवरी हुई, है ना। अब ब्रास के बाद आया लोहा। देखिए, और दूसरी देखो, मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि डिस्कवरी का मतलब ये नहीं कि पहली बार किसी ने ब्रास, ब्रॉन्ज या लोहा ढूंढा। ये ढूंढ किसी ने बहुत पहले भी लिया होगा, बट इनका एक मास स्केल पे यूसेज, मास स्केल पे प्रोडक्शन इन समय पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। तो जैसे ही ब्रास से अब लोहा डिस्कवर हुआ, वहीं पर से हम देखते हैं कि एक पहली, जैसे बोलते हैं ना कि बिग साम्राज्य, बड़ा वर्ल्ड लेवल एम्पायर स्थापित होने शुरू हुए यहां से। तो पहला एग्जाम्पल है जो साइरस का जो एक्मेनिड एम्पायर था, है ना। साइरस ने एक्मेनिड एम्पायर की स्थापना करीब 600 बीसी में करी, और 600 बीसी में फिर हम देखते हैं कि ये एम्पायर जो था, बाय द टाइम डैरियस द ग्रेट केम, which was, and this is the same Persian Empire, basically it extended from southwest Europe to northwest India and in between पूरा आपका सेंट्रल एशिया। तो ये एक बड़ा एम्पायर उस समय स्थापित हुआ। उस समय इंडिया में मगध साम्राज्य का एक्सपेंशन हो रहा था, है ना। मगध साम्राज्य, दिस वाज द टाइम ऑफ मगध एम्पायर इन इंडिया। अब क्या हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 200-300 सेंचुरीज, तो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 550-500 बीसी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डायरियस एंड साइरस द ग्रेट। और आगे चल के फिर हम देखेंगे अराउंड 360-350 बीसी
आप एलेक्जेंडर का राइज देखेंगे। एंड एलेक्जेंडर वेस्ट की तरफ नहीं गया था, आप देखेंगे तो आप वो ग्रीस से ईस्ट की तरफ आया, क्योंकि ईस्ट में उस समय बहुत पैसा था, शोहरत थी, और पर्शियन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था एंटिक्विटी का। एंटिक्विटी मतलब उस जमाने का, पुराने टाइम का। तो फिर एलेक्जेंडर ने अपना एम्पायर लगातार एक्सपैंड करते गया और वो भारत के किनारे तक पहुंच गया एक्सपेंशन करते करते। बाद में फिर एलेक्जेंडर की जल्दी ही मृत्यु हुई। 323 बीसी में एलेक्जेंडर डाइड, और जब एलेक्जेंडर डाइड हिज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू, क्या हुआ कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके जो अलग अलग कमांडर्स थे उन्होंने ही इस एम्पायर को अपने बीच में डिवाइड करना शुरू कर दिया, है ना। और डिवाइड करने से दो एम्पायर और आए। सेल्यूसिड्स था, जो एक सेल्यूकस, उनका जो सेल्यूसिड्स डायनेस्टी थी वो बनी, और एक टोलेमी डायनेस्टी, जिसका एक लास्ट वंशज जो था इस डायनेस्टी का, उसका नाम शायद आपने सुना होगा, विच वॉज क्लियोपाट्रा, है ना। तो अब हम आ गए हैं कहां तक? ऑलमोस्ट वी आर नियर टू अराउंड 3040 बीसी। और ग्रीक्स जो थे, ग्रीक्स को फिर आगे रोमन्स ने रिप्लेस करा। रोमन एम्पायर रोज, और रोमन एम्पायर एकदम सडनली ऐसा 3040 बीसी के बाद नहीं। रोमन एम्पायर जो गाउल जो क्षेत्र है वहां पर रोमन एम्पायर ऑलरेडी फॉर्म होने लग गया था अराउंड 300 बीसी। दिस वाज द सेम टाइम व्हेन which coincided with the rise of Maurya Empire in India. 3rd and 2nd century BC गाउल से रोमन एम्पायर रेज हुआ, और ये वही समय है जब मौर्य एम्पायर इंडिया में था। बट मौर्य एम्पायर डिक्लाइंड इन 2nd century BC एंड उनकी जगह कौन आ गए नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में? कुशानाज। कुशानाज जो थे वो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और उनका इंडिया में अंटिल बनारस, वाराणसी तक उनका साम्राज्य था, है ना। इसी समय की बात है। किस समय की? अराउंड 2nd-3rd सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी मान ले, 2nd सेंचुरी बीसी के अराउंड ही चाइना में हान डायनेस्टी का उद्भव हुआ। हान डायनेस्टी केम इन चाइना। तो अभी फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा डायरियस एंड साइरस, पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर के बाद फिर हमने देखा एलेक्जेंडर का राइज। एलेक्जेंडर जब मृत्यु हुई तो उसका एम्पायर उसके कमांडर्स के बीच में डिवाइड हो गया। बाद में रोमन साम्राज्य का उद्भव हुआ एंड रोमन स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, स्पेशली द फॉल ऑफ इजिप्ट। ये जो क्लियोपैट्रा वाला केस है, द फॉल ऑफ इजिप्ट मेड रोमन एम्पायर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड दे कंटिन्यूड देयर एक्सपेंशन। और फिर हमने देखा इंडिया में उस समय क्या हुआ? मौर्य एम्पायर फेल एंड वाज रिप्लेस्ड बाय द कुशानाज, राइट। अब हमको यह समझना है, और उसी समय हमने कहा हान डायनेस्टी भी आ चुकी थी चाइना में। तो व्हाट वाज द एंशिएंट इकोनॉमी, है ना। और एंशिएंट इकोनॉमी की जब भी बात आती है तो हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी एक बड़े एम्पायर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो ये सारे एम्पायर्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सम ऑफ देम वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, लेट द ट्रेड कंटिन्यू। और क्या था यह ट्रेड? एक बहुत ही फेमस सिल्क रोड्स जिसे कहा जाता है, जो चाइना से लेकर वेस्टर्न यूरोप तक एक्सटेंड करता था। इस रूट पे ही सारे मेजर, मतलब ये एक मेजर ट्रेडिंग रूट बना वर्ल्ड का, एंड इट वाज प्रोटेक्टेड बाय 3 एम्पायर्स। हान डायनेस्टी जो हमने कहा, कुशानास जो हमने अभी डिस्कस किया, और रोमन एम्पायर, राइट। और रोमन एम्पायर का एक प्रॉब्लम यह था कि रोमन्स वर कॉन्स्टेंटली इन क्लैश विद द सैसनिड्स, जिनका रीजन आप मान लीजिए वो जो करंट अफगानिस्तान वाला रीजन है, वहां पर सैसनिड्स डायनेस्टी के साथ रोमन साम्राज्य का
हमेशा लड़ाई होते रहती थी। तो इस कारण से जो चाइना से माल आता था, जितना, है ना, जितना चाइना से माल आता था, सारी उन सारी चीजों को रोम कैसे भेजा जाता था? इंडिया से होकर। और इसलिए पूरे सिल्क रोड ट्रेड में इंडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। गुजरात के पोर्ट से ये माल होकर रोम तक पहुंचता था। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। और देखिए, इसका एक बहुत ही मॉडर्न वर्ल्ड में कनेक्शन, आज की तारीख में कनेक्शन ये है कि चाइना का जो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो वो इस तरीके से पुरानी उसको कंटिन्यू करना चाहता है। तो उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना को पता है कि इंडिया की हेल्प उसे चाहिए ही होगी, राइट? तो ये समझना फिर से हमको जरूरी है कि हम पुरानी चीजों से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन या जानकारी गेन करके आज की सिचुएशन को भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। एक बात इस ट्रेड की बहुत हमको समझनी चाहिए, इज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड फ्रॉम रोमन टाइम्स अंटिल कॉलोनाइजेशन हमने पिछली सीरीज में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड फ्रॉम रोमन टाइम्स मतलब हम कब से बोल रहे हैं? अराउंड 200-300 बीसी से लेकर जब तक हम कॉलोनाइज हुए तब तक वाज द बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज इन फेवर ऑफ एशिया। मतलब यहां से ज्यादा एक्सपोर्ट्स किए जाते थे और हमें बदले में कीमती धातु मिलती थी। एंड इंडिया और इन ईस्टर्न इकोनॉमीज की ऐसी कोई खास यूरोपियन वस्तुओं के लिए डिमांड नहीं थी। इस कारण से बैलेंस ऑफ ट्रेड सिग्निफिकेंटली स्टेड ऑन द साइड ऑफ एशिया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और अब बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड अंटिल क्रिश्चियनिटी इन 4 BC, जब क्रिश्चियनिटी जब फैलना शुरू हुई, क्राइस्ट का जन्म हुआ। तो हमको सबसे पहले हम शुरू करेंगे भारत से। और भारत में तो प्राचीन वैदिक धर्म एक था ही। फ्रॉम अराउंड 15 to 1700 BC ये परंपरा शुरू हो गई थी। और अराउंड 600 BC इन रिस्पॉन्स टू द काइंड ऑफ ब्राह्मणिज्म और जो कर्मकांडी एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया था वैदिक धर्म के कारण, उसके रिस्पॉन्स में जैनिज्म और बुद्धिज्म आए। एंड बुद्धा came with like more radical approach and asked questions जिसका बाहर इंडिया के बहुत बाहर तक जिसका बहुत इंपैक्ट पड़ा। और इसलिए ही हम देखते हैं कि बुद्धिज्म को मौर्य साम्राज्य और कुशानाज दोनों ने ही संरक्षण दिया, दोनों ने ही प्रोटेक्शन दिया। एंड दैट इज वन रीजन बुद्धिज्म स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, तिब्बत, जापान, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। आपने बहुत पहले जब अफगानिस्तान में लड़ाई शुरू हुई थी, जब तालिबान, ये बहुत पहले की बात है, आज से करीब 19-20 साल पहले की बात है, जब तालिबान हैड ब्रॉट डाउन अ ह्यूज स्टैचू ऑफ बुद्धा इन बामिया, है ना। तो उससे मतलब कहने का मतलब है कि वहां तक ये बुद्धिज्म, और भी आगे स्तूपास वगैरह मिले हैं। तो बुद्धिज्म इस तरीके से बहुत दूर तक फैल गया था। दूसरा जो एक धर्म है वो है ज़ारूथ्रा, मतलब ज़ोरोस्ट्रियनिज्म। एंड ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का डेवलपमेंट हुआ ईरान में। और एक्मेनिड एम्पायर, मतलब हमने जो डारियस और साइरस थे, उन्होंने ज़ोरोस्ट्रियनिज्म को प्रोटेक्शन दिया। बाद में जब इस रीजन में इस्लाम का उद्भव हुआ, देन अ लॉट ऑफ द पीपल, अ लॉट ऑफ दीज पर्शियन people who followed Zoroastrianism and its teachings, they were exiled। और उनका एक बहुत बड़ा ब्रांच came to India and settled here। और आज उसी ब्रांच को हम पारसी कम्युनिटी के नाम से इंडिया में जानते हैं। तो ये हुआ भारत। फिर हमने भारत में वैदिक धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, उसकी बातें करी। फिर हम देखेंगे चाइना में टाओइज्म और कन्फ्यूशियनिज्म।
इसका भी जन्म अराउंड 600 बीसी के आसपास ही हुआ है। और ये जो 600 बीसी वाला टाइम है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है एक्चुअली, क्योंकि इसी समय आप देखेंगे, मैंने बोला जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म भी इसी समय जन्मे, इधर चाइना में टाओइज्म और कन्फ्यूशियनिज्म का जन्म हुआ, ग्रीस में हम देखेंगे थेल्स जो है वहां के जो एक फिलोसोफर हैं वो इसी समय के हैं, है ना। जोरोस्ट्रियनिज्म आप देख रहे हैं उसी समय पर संरक्षण मिला है और फैला है अच्छे से। तो बहुत सारे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि ये थॉट रेवोल्यूशन आ रहा है, एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, एक रिलीजियस रेवोल्यूशन उस समय हो रहा है। तो अब फिर चाइना में जब कन्फ्यूशनिज्म हुआ, जन्मा, तो कन्फ्यूशनिज्म emphasized on following tradition, hierarchies, respecting parents and teachers and staying disciplined in life। और ऐसा कहा जाता है कि the impact of Confucianism on China has been so deep कि बाद में जब recent times में जब चाइना अडॉप्टेड कम्युनिज्म, जब कम्युनिज्म आया चाइना में, तो उसका जो नेचर था, फ्लेवर था, वो भी बहुत अलग था वर्ल्ड कम्युनिज्म से, है ना। रशिया और चाइना का कम्युनिज्म बहुत अलग रहा है। एंड नाउ व्हेन द कम्युनिज्म हैज कंप्लीटली even after the fall of communism from rest of the world, China has still retained that model, है ना। और ये कन्फ्यूजनिज्म का इसलिए इस पे इंपैक्ट देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब अपनी हायरार्की को फॉलो करना, आज्ञा मानना, ये सब चीजें वो ट्रेडिशन में आ गई हैं और इसका इंपैक्ट हम देख सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं एंशिएंट ग्रीक एंड रोम। और एंशिएंट ग्रीक एंड रोम में आपको यह पता चलेगा कि बहुत ज्यादा पॉलीथीइज्म था, पॉलीथीइज्म और मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, है ना। और जो ग्रीको रोमन बड़े बड़े सुडोल, हमने बहुत ये मूर्तियां और बस्ट और ये सब देखे होंगे। आगे चल के रोमन राजाओं ने अपनी मूर्तियां भी बनवाना शुरू करी और उसकी भी पूजाएं शुरू करवाई। और इसका इंपैक्ट हम देखते हैं कि गांधार में जो मूर्तियां बनाई गई वो यहां से ही इंस्पायर्ड थी। भारत में मूर्ति पूजा बहुत लेट आई है। अगर आपको यह समझना है तो यह समझना होगा कि हमारे यहां मूर्ति पूजा बहुत लेट आई, अराउंड 1st 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास हमारे यहां मूर्ति पूजा और मूर्तियां बनानी शुरू की गई। और इसको हम देख सकते हैं कि इसकी बहुत सारी इंस्पिरेशन वाज द ग्रीको रोमन ट्रेडिशन ऑफ हैविंग गॉड्स। हम एक और चीज मैं आपको बताता हूं, उनके जो भगवानों की कहानियां हैं, ग्रीक एंड रोमन देवी देवताओं की कहानियां, उनका और जो हमारे इधर महाभारत रामायण की कहानियां हैं, उनका बहुत ज्यादा आपको मतलब पैरेलल्स दिखेंगे, सिमिलैरिटीज दिखेंगी, सब दिखेगा, राइट। तो ये समझना चाहिए कि मूर्ति पूजा का जन्म कैसे हुआ। और बिकॉज ग्रीक्स एंड रोमन्स बोथ बिलीव्ड इन पॉलीथीइज्म, मतलब बहुदेववाद, बहुत सारे देवी देवता हैं, और मूर्ति पूजा, दोनों में इनका बिलीव था, इसीलिए इनका जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के साथ शुरू शुरू में बहुत ज्यादा क्लैश हुआ। और जुडाइज्म का जन्म कहां हुआ? जुडाइज्म का जन्म मेसोपोटामिया में हुआ। और इन जो अब्राहम जो थे, इनके पहले मतलब संस्थापक थे, है ना, उन्होंने पहले मेसोपोटामिया में इस धर्म की स्थापना करी और फिर वो अपने फॉलोअर्स को लेके पैलेस्टाइन वाला जो एरिया है वहां गए, जहां से दे वर एग्जाइल्ड एंड दे वेंट टू इजिप्ट। फिर वहां पे भी उनका बहुत ज्यादा परसिक्यूशन हुआ एंड दे वर अगेन लिबरेटेड बाय हजरत मूसा, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संत हैं जुडाइज्म के, एंड ही ब्रॉट देम बैक टू पैलेस्टाइन। तो इस तरीके से हम जुडाइज्म देखते हैं। और जुडाइज्म वाज पहला धर्म जिसने एकेश्वरवाद पर बल दिया, मोनोथीइज्म, है ना। और इसने मूर्ति पूजा का भी विरोध करा, आइडल वर्शिप। ऑल्दो उन्होंने याहवे की कल्पना जरूर की थी, पर मूर्ति पूजा को अपोज किया। आगे चल के क्या होगा? जुडाइज्म में एक
पुरोहित वर्ग स्थापित हो जाएगा, जो मंदिरों की जो मतलब कहते हैं ना कि विच हैड वेस्टेड इंटरेस्ट, ये आपको मतलब इंडिया में भी दिखेगा, है ना, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण एक वर्ग स्थापित हो जाएगा। और फिर इस वर्ग के अगेंस्ट ही आप देखेंगे जो जीसस क्राइस्ट हैं, ही वॉज बॉर्न एज अ जू, वो यहूदी थे जब उनका बर्थ हुआ। और फिर इन्हीं सब ये जो मंदिरों में पुरोहितों ने अपना जो अधिकार जमा लिया था, इसी के अगेंस्ट उन्होंने अपनी बातें कहीं, अपने थॉट्स लोगों के सामने रखे जो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, और वहीं से ही फिर उनकी एनमिटी इस पर्टिकुलर ग्रुप से हुई विच हैड हिम क्रूसिफाइड। और फिर वहां से हम देखते हैं कि जो वो पूरा जो आइडिया है जो आपका गुड फ्राइडे टू ईस्टर संडे, और फिर उन्होंने वापस आए, वो रिसरेक्ट हुए, जो कहानी है उसमें ऐसा है कि वो रिसरेक्ट होते हैं, एंड देन ही सेज गॉस्पेल्स, है ना, वो गॉस्पेल देकर जाते हैं, और वहीं से ही फिर क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड शुरू होता है। शुरू में क्रिश्चियनिटी एक अलग रिलीजन नहीं कहा जा रहा था, शुरू में यही था कि जो जीसस क्राइस्ट हैं वो एक जुडाइज्म के ही संत हैं। बाद में आगे चल के ये एक सेपरेट रिलीजन की तरह स्प्रेड हुआ, एंड अल्टीमेटली लेटर ऑन द रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी एज अ स्टेट रिलीजन ऑफ रोम। तो इस तरीके से हम क्रिश्चियनिटी का प्रोग्रेस देखते हैं। अभी एक और धर्म है जो हम अगले एपिसोड में पक्का उस पे आएंगे एज वी मूव फॉरवर्ड इन द हिस्ट्री। देखिए अब हम हिस्ट्री के अराउंड 300 एडी तक पहुंच चुके हैं। आफ्टर ऑल ऑफ दिस डिस्कशन हम कहां से शुरू हुए थे? 10,000 BC से, और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इस एपिसोड में अभी 300 एडी तक आ गए हैं। और 300 एडी में क्या होगा? 300 एडी में दो चीजें होंगी। पहली बात, रोमन साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसमें पहले ही एक डिवाइड आ चुका था, विच वॉज डिवीजन बिटवीन वेस्टर्न रोमन एम्पायर एंड ईस्टर्न रोमन एम्पायर। अब 300 एडी ऑनवर्ड्स क्या होना शुरू हुआ? 300 एडी ऑनवर्ड्स जो नॉर्दर्न ट्राइब्स थे, ये आपका जो एक रीजन है, आपको अगर पता करना होगा कि ये कौन से रीजन की बात कर रहे हैं हम, जब मैं कह रहा हूं कि नॉर्दर्न ट्राइब्स, तो नॉर्दर्न ट्राइब्स मतलब all these areas that are currently parts of Germany in the current Europe, और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप है, यहां पर जो रहने वाले ट्राइब्स थे, दे कॉन्स्टेंटली स्टार्टेड अटैकिंग वेस्टर्न रोमन एम्पायर, और उस कारण से वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। और इसके डिसइंटीग्रेशन से क्या हुआ? इसके डिसइंटीग्रेशन से अलग अलग टाइप की जर्मन ट्राइब्स इमर्ज हुई। ईस्टर्न रोमन एम्पायर चलते रहेगा, ईस्टर्न रोमन एम्पायर चलते रहेगा, एंड दे वर ऑल्सो, मतलब ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटाइंस के नाम से भी जाना जाता है, और बाइजेंटाइंस विल कंटिन्यू टू रूल अंटिल 1453, जब ऑटोमन एम्पायर विल आउस्ट द बाइजेंटाइन एम्पायर फ्रॉम कॉन्स्टेंटिनोपल। तब तक बाइजेंटाइन एम्पायर चलते रहेगा, ईस्टर्न रोमन एम्पायर चलते रहेगा, करेक्ट। बट मैंने जैसे कहा, वेस्टर्न रोमन एम्पायर अब डिसइंटीग्रेट होने लग गया था 300 एडी ऑनवर्ड्स। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग जो ट्राइब्स थी, जो ऊपर नॉर्थ, जैसे मैंने बोला, जो आपका नॉर्थ ईस्ट यूरोप वाली जो ट्राइब्स थे, वो जो अटैक कर रहे थे, उनमें से एक मेजॉरिटी ट्राइब, पावरफुल ट्राइब इमर्ज हुई, कॉल्ड फ्रैंको ट्राइब, लेड बाय चार्ल्स मार्टिन। और इनकी आर्मी ने, चार्ल्स मार्टिन की आर्मी ने इस्लामिक आर्मी को बैटल ऑफ टूरेज में 732 एडी में डिफीट किया, जिसके कारण से ये ट्राइब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। चार्ल्स मार्टिन देन एस्टैब्लिश अ कैरोलिजियन डायनेस्टी, जिनके सक्सेसर पेपिन ने इसको एक एम्पायर बना दिया। एंड देन बाय दैट टाइम अब क्या होने लग गया था, पोप को चिंता होने लग गई थी। कौन सा पोप? ये पोप रोम में रहता है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाला पोप। इसको क्या चिंता होने लग गई थी कि वहां पे जो इस्लाम का राइज हुआ है, उसके कारण पोप को चिंता होने लग गई। तो उसने सोचा मुझे एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग की जरूरत है, एंड दैट इज व्हेन he asked, basically he put
Charlemagne, who was the Carolingian dynasty only, on the throne and called him the Holy Roman Emperor, और उनके एम्पायर को क्या नाम दे दिया? होली रोमन एम्पायर। तो यहां तक आज हम रुकेंगे। ये काफी लंबा डिस्कशन, पहला एपिसोड ही काफी लंबा हो गया है, बट जैसा कि हमने देखा, हमने यहां पर बहुत कुछ कवर करा है। वी हैव रीच्ड अंटिल द फॉर्मेशन ऑफ होली रोमन एम्पायर। और अब अगले एपिसोड में हम लोग फ्यूडलिज्म एंड द राइज ऑफ इस्लाम भी डिस्कस करेंगे। अंटिल दैट नेक्स्ट एपिसोड, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।